नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एग्रीकल्चर के आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम जैव उर्वरकों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैव उर्वरक जैव उर्वरक को हम बायो फर्टिलाइजर, भी कहते हैं और इनको हम सूक्ष्म जीवाणु कल्चर के नाम से भी जानते हैं। इसे हम बायो इनोकुलेंट भी कहते हैं। बायो इनोकुलेंट के नाम से भी जानते हैं। तो जैव उर्वरक जो है, इसको हम जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि भी ये क्या होते हैं कि ये सूक्ष्म जीवों से या जीवित जो पदार्थ है उनके द्वारा निर्मित होते हैं। जैव यानी जीवित कोशिकाओं से संबंधित होते हैं। उर्वरक जो कि फर्टिलाइजर होते हैं और इनका उपयोग हम क्या करते हैं, रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर हम इसका प्रयोग करते हैं। क्योंकि आजकल के वर्तमान समय के अंदर जो जैविक खेती की जाती है उसके अंतर्गत हम जो सूक्ष्म जीव हैं, जो रासायनिक उर्वरकों का जहाँ प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पर हम इसका बिल्कुल ही प्रतिबंधित इसको किया गया है कि इनमें किसी भी प्रकार का कोई भी रासायनिक उर्वरक काम में नहीं लेना है। तभी हमारी जो खेती है वो जैविक खेती कहलाएगी। तो हम इसके बजाय क्या इस्तेमाल करें? हम इसकी बजाय हम क्या करते हैं, जैव उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं और ये सूक्ष्म जीवों पर आधारित उर्वरक होते हैं। क्योंकि हमारी मृदा के अंदर और हमारे पर्यावरण के अंदर जो सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जीवाणु हैं, कवक हैं, ये हमारे लिए लाभदायक होते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें कि जैव उर्वरकों के रूप में ऐसे कौन से सूक्ष्म जीव हैं जो इसका इस्तेमाल होता है। जैसे हम बात करें यहाँ पर जीवाणु की बात करें, जीवाणु है, कवक है, इनका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। शैवाल है, नील हरित शैवाल है, एक्टिनोमाइसिटीज है, और इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पर हम इन चीज़ों के अलावा अपन एजोला है, एजिटोबैक्टर है, एजोला जो कि सबसे छोटा क्या है, ये एक टेरिडोफाइट है, द स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट कहते हैं इसको, सबसे छोटा होता है। ये धान के खेतों के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना, और इसकी खेती भी की जाती है। और एजिटोबैक्टर है, एजोटोबैक्टर, ठीक है ना। तो ये सूक्ष्म जीव जो हैं इनका उपयोग हम जैव उर्वरकों के रूप में करते हैं। ये जैव उर्वरक जो है वो हमारे जैविक खेती के अंतर्गत क्या करते हैं, पौध पोषक तत्वों को उपलब्ध करवाते हैं। अब इसके अंतर्गत हम बात करते हैं यहाँ पर कि जैव उर्वरक जो हैं, उस जैव उर्वरकों का इस्तेमाल करने के लिए हम इन चीज़ों का सहारा लेते हैं। ये वैसे लाभकारी सूक्ष्म जीव हैं, प्रभावशील सूक्ष्म जीव जो होते हैं, कृषि उपयोगी सूक्ष्म जीव होते हैं। ये प्रभावशील होते हैं, ये, और ये जीवित होते हैं, प्रभावशील, कृषि उपयोगी, ठीक है ना, जीवित होते हैं, प्रभावशील होते हैं, कृषि उपयोगी होते हैं ये सूक्ष्म जीव। और इन्हीं सूक्ष्म जीवों का हम सहारा लेकर के क्या करते हैं, मृदा के अंदर पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाते हैं।
और ये सूक्ष्म जीव क्या करते हैं कि मृदा के अंदर जो है वो मृदा की जो भौतिक संरचना है, मृदा की जो रासायनिक संरचना है और मृदा की जो जैविक संरचना है, यानी कि भौतिक, रासायनिक और जैविक तीनों प्रकार की अवस्थाओं को मृदा के अंदर ये क्या करते हैं, सुधारते हैं। और मुख्य रूप से अगर हम देखा जाए तो हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के अंतर्गत जब इसके बारे में इसकी परिभाषा को पूछा जाता है तो इस परिभाषा के अंतर्गत हम क्या लिख सकते हैं कि जो जैव उर्वरक है उसको परिभाषित कीजिए, या जैव उर्वरक से आप क्या समझते हैं, जैव उर्वरक किसे कहते हैं, या जैव उर्वरक से क्या तात्पर्य है। तो हम इसकी परिभाषा को देखें तो यहाँ पर हम परिभाषा के तौर पर लिख सकते हैं कि जैव उर्वरक ऐसे उत्पाद हैं जो जीवित प्रभावशील कृषि उपयोगी सूक्ष्म जीवों के द्वारा उत्पन्न होते हैं जो पर्यावरणीय मित्रता यानी इको फ्रेंडली, पर्यावरणीय मित्रता या इको फ्रेंडली पर्यावरणीय मित्रता को बनाए रखते हैं, जिससे मृदा में पौध पोषक तत्व उपलब्ध हो जाते हैं। तो ऐसे उत्पादों को जैव उर्वरक कहते हैं। तो परिभाषा के तौर पर हम एक नंबर की जो परिभाषा है उसके अंतर्गत हम लिख सकते हैं कि जैव उर्वरक ऐसे उत्पाद होते हैं जो कि जीवित, प्रभावशील, कृषि उपयोगी सूक्ष्म जीवों के द्वारा पर्यावरणीय मित्रता को बनाए रखते हुए मृदा में पौध पोषक तत्वों को उपलब्ध कराते हैं। तो ऐसे उत्पाद क्या कहलाते हैं, जैव उर्वरक कहलाते हैं। और इसके द्वारा हम क्या करते हैं, फसल के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। और जैव उर्वरक हमारे जैविक खेती के अंतर्गत इस्तेमाल किए जाने वाले उत्पाद हैं और ये सूक्ष्म जीवों के द्वारा निर्मित होते हैं। सूक्ष्म जीव मृदा के अंदर क्या करते हैं, पौध पोषक तत्वों को उपलब्ध कराते हैं और कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन करके उसको प्राप्य अवस्था के अंदर ले आते हैं ताकि पेड़ पौधे जो हैं उसका उद्ग्रहण आसानी से कर सके। तो यहाँ पर हम बात करते हैं इसकी परिभाषा के बाद में हम बात करते हैं जैव उर्वरकों के लाभ। जैव उर्वरकों के लाभ, तो लाभ की दृष्टि से देखें तो यहाँ पर ये जैव उर्वरक जो है वो हमारे किस काम आ सकते हैं और उनसे क्या क्या फायदा होता है। क्या रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल जो करते हैं उसकी तुलना में इन जैव उर्वरकों को अगर हम परिप्रेक्ष्य में रख करके देखें तो ये हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद, बहुत ही लाभदायक होते हैं, क्योंकि जैव उर्वरकों का इस्तेमाल करने से हमें मृदा के अंदर जो है वो नाइट्रोजन और फास्फोरस तत्व जो है उस तत्व की हमको आसानी से क्या हो जाती है, उपलब्धता हो जाती है। तो ये तत्व जो है जैव उर्वरकों के द्वारा नाइट्रोजन और फास्फोरस तत्व जो है मुख्य रूप से गुरु पोषक तत्वों के रूप में प्राप्त हो जाते हैं। और ये पोषक तत्वों की दूसरा हम फायदा देखें
तो ये क्या होते हैं, सस्ते स्रोत होते हैं। क्या होते हैं ये, सस्ते स्रोत होते हैं। ये आसानी से हमें उपलब्ध हो जाते हैं। हमारे आसपास के क्षेत्रों के अंदर जो पर्यावरण के अंदर जो वनस्पति वगैरह हैं, जो भी आसपास की हम मृदा की अगर हम बात करें तो वहाँ से हम क्या करते हैं, सूक्ष्म जीवों को मृदा में से इनोकुलेट करके हम क्या करते हैं, इसको आइसोलेट करके उसमें से निकाल करके हम क्या करते हैं, उनको तैयार करते हैं। और सूक्ष्म जीवों को मृदा में से ही निकाल करके उनका कल्चर करवा करके उनकी संख्या को बढ़ाया जाता है। इसलिए इसको सूक्ष्म जीवाणु कल्चर के नाम से भी जाना जाता है। और ये सूक्ष्म जीव ही सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए उनके प्रति एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल की जाती है और सूक्ष्म जीव ही सूक्ष्म जीवों को मार करके खत्म कर देता है। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि ये सस्ते स्रोत होते हैं, है ना, आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। इनको अगर हम फ्रेंडली इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट के अंदर के परिप्रेक्ष्य में देखें या ऐसे हम पर्यावरण के अंदर इसको रखते हैं जहाँ पर इसकी संख्या को बढ़ाया जा सकता है। और तीसरा जो हम फायदा इसकी बात करें अपन यहाँ पर, तो ये पोषक तत्व जो हैं वो क्या करते हैं, ये जैव उर्वरक जो हैं वो हार्मोन्स और विटामिन्स को क्या करते हैं, ये विटामिन्स को उत्पन्न करते हैं, हार्मोन्स को सीक्रेट करते हैं, विटामिन्स का निर्माण करते हैं। मृदा के अंदर ये सूक्ष्म जीव जो जैव उर्वरक के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं तो उनसे हार्मोन्स निकलते हैं, विटामिन निकलते हैं। और इसके प्रभाव से पौधों के अंदर जो वृद्धि है, क्योंकि वृद्धि पौध वृद्धि कारक हार्मोन्स होते हैं, पादप नियामक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं और उनके द्वारा पादपों के अंदर क्या होती है कि वृद्धि होती है। उनकी कायिक प्रावस्था को बढ़ावा मिल सकता है। उनकी कायिक प्रावस्थाओं में पत्तियां शाखाएं जो ज़्यादा आती हैं, जितनी ज़्यादा शाखाएं होंगी उतनी ही ज़्यादा उनके अंदर पुष्पन होगा, उतना ही उनके अंदर उत्पादन को बढ़ाया जाता है। तो हम यहाँ पर इन बातों को देखें तो हार्मोन्स और विटामिन्स का इस्तेमाल यहाँ पर होता है। और इसके बाद में बात करते हैं अपन कि अगर हम उत्पादन की दृष्टि से देखें तो ये 20 से 40% तक जो वृद्धि है उत्पादन में क्या करते हैं, ये उत्पादन में वृद्धि करते हैं। यानी कि जहां पर हम अन्य उर्वरकों का हम इस्तेमाल करते हैं उसकी तुलना में अगर हम देखें तो हम 20 से 40% क्या कर सकते हैं, इसके उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं। और इसके उत्पादन में वृद्धि के साथ ही साथ इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी रासायनिक अनुषंगी प्रभाव, साइड इफेक्ट उसके अंदर नहीं होगा। उसकी गुणवत्ता अच्छी होगी, उनके दानों के अंदर उनकी सुडोलता होगी। ये गुणवत्ता के आधार पर खाने योग्य पदार्थ होंगे, इसमें किसी तरह का कोई भी रासायनिक साइड इफेक्ट नहीं पाया जाता है, कोई अनुषंगी प्रभाव नहीं पाया जाता है। और उत्पादन भी हम बढ़ाते हैं। साथ ही साथ मृदा के अंदर हम क्या करते हैं, ऐसे सूक्ष्म जीवों को इस्तेमाल करते हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकारी होते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करने का जो काम करते हैं। यहाँ पर हम देखें तो मृदा की जो भौतिक दशा है, मृदा की भौतिक रासायनिक तथा जैविक, भौतिक रासायनिक तथा जैविक जो दशा है उसके अंदर क्या करते हैं, ये सुधार लाते हैं। मृदा की भौतिक दशा, रासायनिक दशा और जैविक दशा को ये क्या करते हैं, सुधारते हैं। और इससे मृदा जो है क्या हो जाती है, भुरभुरी हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है, उसकी फर्टिलिटी पावर बढ़ जाती है, उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। और मृदा के अंदर किसी भी प्रकार के जो रोग है, वो रोग मृदा जनित जो रोग है वो नहीं हो पाते हैं। तो साथ ही साथ हम देखें तो मृदा जनित जो रोग हैं उनकी रोकथाम भी होती है। मृदा जनित रोगों पर क्या होता है, इससे नियंत्रण होता है। तो हम ऐसे पदार्थ की, हम जैसे नीम की खली की हम बात करें, सरसों की खली की बात करें, तो जब हम इनका इस्तेमाल करते हैं, नीम ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, तो ये कीटनाशक दवा, रोगनाशी दवा जो का इस्तेमाल किया जाता है। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, बायो फर्टिलाइजर या जैव उर्वरकों का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, इनको नियंत्रित कर सकते हैं। तो कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं कि ऐसे एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स उत्पन्न करते हैं। एंटीबायोटिक्स का ये
को बनाते हैं, उनको उत्पन्न करते हैं। और इस एंटीबायोटिक्स की वजह से क्या होता है कि मृदा के अंदर जो है जो सूक्ष्म जीव, जो रोग उत्पन्न करने वाले जो सूक्ष्म जीव है, उनके विरुद्ध ये काम करके उसको खत्म कर देता है। तो मृदा में मृदा जनित रोगों की रोकथाम हो जाती है। साथ ही साथ हम मृदा के अंदर देखते हैं जो कवक है, उन कवकों पर भी क्या होता है नियंत्रण, यानी फंगीसाइड्स के रूप में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये कवकों पर भी नियंत्रण प्रदान करता है। साथ ही साथ हम बात करें यहाँ पर जो नील हरित शैवाल है, नील हरित शैवाल, ठीक है ना। और जो टेरिडोफाइट है अपने एजोला, जिसका धान के खेतों में इसका उपयोग किया जाता है, ये सब। तो नील हरित शैवाल जो जीवाणु है ये बीजीए के नाम से भी जाना जाता है, बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जाना जाता है। और ये जीवाणु है जो कि नाइट्रोजन को स्थिर करने के लिए, एंड टू फिक्सेशन के लिए क्या काम में लाभकारी होता है ये। और ये नाइट्रोजन यानी कि वातावरण की जो नाइट्रोजन है उसको क्या करते हैं, नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलने का काम करते हैं। तो मृदा के अंदर अपन जीवाणु की बात करें तो जीवाणु जो है वो नाइट्रोजन में, अपन फिक्सेशन के अंदर बात करें तो सहजीवी प्रकार के और मुक्त जीवी प्रकार के, दो प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं। सहजीवी जीवाणु भी होते हैं और दूसरा क्या होता है, मुक्त जीवी जीवाणु भी होते हैं। तो सहजीवी जीवाणु जो है, जैसे दलहनी फसलों की अगर अपन बात करें तो दलहनी फसलों के अंतर्गत उन जीवाणुओं को रखा जाता है जो कि उनकी जड़ों की गांठों के अंदर, अर्थात कि उनके रूट नोड्यूल्स के अंदर ये राइजोबियम जो जीवाणु है वो पाया जाता है। और ये जीवाणु क्या करता है कि वातावरण की जो नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन को उसके यौगिकों के अंदर बदलने का काम करता है और उसको फिक्स करने का काम करता है। तो मुक्त जीवी जो, और दूसरी बात अपन करते हैं सहजीवी जीवाणु के अंतर्गत जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो दलहनी पादपों के अलावा अन्य पौधों के साथ में क्या होते हैं, ये सहजीवी के रूप में पाए जाते हैं। जैसे हम बात करें एजोस्पाइरिलम और एसिटोबैक्टर, ये बैक्टीरिया इसके अंदर पाए जाते हैं। और तीसरा हम बात करते हैं एजोला फर्न के रूप, साथ में भी क्या होता है एनाबिना जो है एजोली, और साइकस के साथ की बात करें तो एनाबिना साइकेडी, ये सहजीवी जीवाणु हैं। यानी दलहनी, अदलहनी और एजोला फर्न के साथ में सहजीवी के रूप में ये पाए जाते हैं। और मुक्त जीवी जो जीवाणु हैं वो भी क्या होते हैं, इसके अंदर पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करने के अंतर्गत, जैसे दो प्रकार के होते हैं, एक तो परपोषित प्रकाश संश्लेषी और प्रकाश संश्लेषी। परपोषित प्रकाश संश्लेषी जो जीवाणु है उसकी अगर अपन बात करें तो यहाँ पर हम जीवाणुओं के वर्गीकरण के अंदर हम ये सारी बातों को पढ़ेंगे। और जीवाणुओं का वर्गीकरण किया गया है, इस आधार पर किया गया, उनकी रासायनिक क्रियाओं के आधार पर किया गया है, और वो किस प्रकार से मृदा के अंदर पोषक तत्वों के ऊपर कार्य करते हैं, उन पोषक तत्वों को, पौध पोषक तत्वों को उपलब्ध कराते हैं, उनकी प्राप्यता को बढ़ाते हैं, उसके आधार पर हमने इसका वर्गीकरण किया है। तो आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम ये जानकारी ले रहे हैं कि सहजीवी, मुक्त जीवी, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण के अंतर्गत काम आने वाले जीवाणु है। और फ्री लिविंग जो जीवाणु होते हैं, दूसरा जिसे अपन मुक्त जीवी कहते हैं, और ये मुक्त जीवी जीवाणु जो हैं वो नील हरित शैवाल है, ठीक है ना, क्लेब्सिएला है ना। तो इन जीवाणुओं के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। जैव उर्वरकों के वर्गीकरण के टॉपिक के अंतर्गत हम इसका अध्ययन करेंगे। तो आज के वीडियो के अंतर्गत हम इतना ही पढ़ेंगे, और अगला जो टॉपिक है जैव उर्वरकों का वर्गीकरण, वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।